हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी के सेट 4 का डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो यह प्रतिपादित करता है कि मतलब यह कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और उसका अंत नहीं होता है। मतलब कि जो विकास होता है वह जन्म से मरण तक चलता है। तो समरूपता का सिद्धांत नहीं, ये नहीं होगा। एकीकरण का सिद्धांत नहीं। क्रियात्मकता का सिद्धांत नहीं। 4 नंबर ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए निरंतरता का सिद्धांत जो है वह मतलब कि प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि जन्म से लेके मरण तक, जन्म से कब्र तक, कब से कब तक, जन्म से कब्र तक। ठीक है। और यह जो निरंतरता का जो सिद्धांत होता है यह मतलब कि शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में मानव जीवन के जो शारीरिक विकास होता है, सामाजिक होता है, सांवेगिक होता है, यह एक क्रमबद्ध विकास से होता है। ठीक है। और यह ना मानव की आयु जो बढ़ता है, मतलब आदमी की जो आयु बढ़ता है उस बढ़ने के साथ साथ उसमें शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक मतलब बहुत सारे चीज़ का विकास होने लगता है। तो मतलब इसी विकास को है ना अध्ययन, इसी विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये सब निरंतरता के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। परिप्रेक्ष्य में बच्चे क्या करते हैं, क्रियाशील प्राणी होते हैं। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों के व्यवहार के अनुभवों की वजह से वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों की रूप में व्याख्या की जा सकती। नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस संरचनावादी परिप्रेक्ष्य के रूप में सही ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है। बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभवों के द्वारा सुनिश्चित तो किया ही नहीं जाता। बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म ले, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो असभ्य और वो प्राणी थोड़ी न होते हैं, उत्कृष्ट असभ्य के रूप में जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है। और चौथा ऑप्शन है बच्चे क्रियाशील प्राणी होते हैं। सही बात है, बच्चे मतलब एक क्रियाशील प्राणी होता है। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है कि नहीं, तो रोना तो एक क्रिया हुआ ना। उसके बाद जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतः क्रिया करके ज्ञान का सृजन करते। सही बात है, अंतः क्रिया का मतलब सहयोग से जैसे कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक मतलब समाज से, जैसे बच्चा का प्रथम समाज कौन होता है, परिवार होता है, माँ हुए, पापा हुए, दादा हुए, दादी हुए। ठीक है। तो बच्चा मतलब कि अनुकरण करके सीखता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा बच्चा अपनी माँ से सीखता है। ठीक है। बच्चे की सबसे पहला टीचर माँ होती है। ठीक है। तो मतलब अंतः क्रिया करके मतलब उसके सहयोग के द्वारा बच्चे जो मम्मी पापा दादा दादी के मतलब सहयोग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति दर्शाती है कि समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। मतलब एक बच्चा खेल रहा है। ठीक है। वो एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म का दृश्यों का अभिनय करता है। क्या करता है, दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति दर्शाती है कि समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान, मतलब यह स्थिति क्या दर्शाता है, परिवार नहीं हो जाएगा, सहपाठी नहीं, धर्म नहीं, मीडिया, मतलब मीडिया दर्शाता है। समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान क्या है, मीडिया। और जो मीडिया समाजीकरण जो होता है ना, मीडिया को समाजीकरण का प्रमुख संस्थान माना जाता है। क्यों प्रमुख संस्थान माना जाता है
इसलिए माना जाता है कि मानव मतलब कि जो शिशु होता है, बालक होता है, वह अपने बचपन से लेके ना यौवा अवस्था तक मतलब अपने आत्म जानकर और व्यस्थितिकरण, सामाजिक संस्कृति जो होता है इत्यादि का ज्ञान उसके पास होता है, ठीक है। और वह है ना अपना बुद्धि विवेक के माध्यम से, वो अपने बुद्धि से विवेक से उसके माध्यम से सामाजिक बनने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। तो इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान कीजिए। मतलब पियाजे जो है वो 4 स्तर दिए हुए हैं। वो कौन कौन से 4 लेवल दिए हुए हैं? तो एक मतलब कि संवेदी गामक, फर्स्ट नंबर पे आता है संवेगी गामक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसका मतलब 0 से 2 साल के बीच में होता है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 साल के वर्ष की उम्र में होता है। तीसरे नंबर पे आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये मतलब कि होता है कितने साल के बच्चों में? 7 से 11 साल के बच्चों में, ठीक है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ना, उसको मतलब कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं। तो ये अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एक ही होता है। तो ये मतलब कि 11 साल से स्टार्ट होता है, ठीक है। 11 साल से लेकर वयस्क अवस्था तक होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सही कौन है? तो इसका मतलब सही कौन हो जाएगा? मिलान करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पनात्मक से होता है। इसमें मतलब तर्क वितर्क अमूर्त करने का सोच आरंभ हो जाता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों में होता है? 2 से 7 साल के बच्चों में। तो 2 से 7 साल के बच्चों में क्या मतलब सोच डेवलप कर जाता है? हमें प्रतीक सब मतलब कि चिन्ह सब पहचानने लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 नंबर, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है 7 साल से 11 साल तक, ठीक है। तो 7 साल से 11 साल के बच्चा जो होता है वह मतलब कि तर्कपूर्ण चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, ठीक है। और यह संरक्षण की योग्यता भी इसमें होने लगता है। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। और संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ये 0 से 2 साल के बीच में होता है। इसमें इंद्रियों द्वारा मतलब कि अनुभव करता है ये। तो इसका हो जाएगा डी, मतलब वस्तुओं की स्थिति की समझ आरंभ करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 का 2। तो देखेंगे 1 का 2 किस में है? तो 1 का 2 दूसरा में भी है, 4 में भी है। तो बी का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? इसमें पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या सबसे अधिक आवश्यक है पूछ रहा है। तो इसमें सीखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पुनर्बलन व सजा। नहीं, जिन पियाजे में पुनर्बलन और सजा देगी तो सिखाना ही नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, हाँ एक सक्रिय खोजबीन ये सही है। अवलोकन या अनुकरण नहीं, अवलोकन नहीं करना है। भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन जो पियाजे के द्वारा जो सीखने के संदर्भ में कहा गया है कि सीखना कोई मतलब यांत्रिक क्रिया नहीं है, ठीक है। सीखना जो है वो कोई भी यांत्रिक क्रिया नहीं है, लेकिन वो जो उसका जो बौद्धिक प्रक्रिया है उसमें होता है। सीखने की कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि बौद्धिक प्रक्रिया होता है। मतलब इसका करने का मतलब है एक संपर्क निर्माण की भी प्रक्रिया होता है उसमें, ठीक है। और जो संपर्क निर्माण बालक की जो आयु होता है वो आयु के अनुसार होता है। मतलब कि जो संपर्क निर्माण होता है बालक में वो बालक की आयु के अनुसार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित
सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है? किसका समर्थन नहीं किया जाता है मतलब लेव वाइगोत्स्की के विचार के द्वारा। तो लेव वाइगोत्स्की रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, ये तो सही है। इसमें तो निगेटिव पूछ रहा था, निगेटिव का भाई तो निगेटिव ही होता है ना, तो ये तो पॉजिटिव है। संकलनात्मक समझ, ये भी पॉजिटिव। अनुभवनात्मक अधिगम, ये भी पॉजिटिव। लेव वाइगोत्स्की ने तो मतलब कहे ही हैं कि जो मतलब रचना करके, संकलना करके, अनुभव करके जो सीखता है वो तो मतलब लेव वाइगोत्स्की के समर्थन में है। बट लेव वाइगोत्स्की कभी नहीं कहे कि परीक्षा के लिए अधिगम करना, नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। निगेटिव का भाई निगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है? मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, मतलब पूछ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं? निष्क्रिय होकर नहीं, उद्दीपन द्वारा नहीं, पुनर्बलन द्वारा नहीं। लेव वाइगोत्स्की ने सबसे महत्व दिए हुए हैं सबसे ज़्यादा अंतःक्रिया पर, मतलब कि सहयोग के द्वारा, सामाजिक सहयोग के द्वारा सीखे हुए हैं। लेव वाइगोत्स्की किसका सिद्धांत दिए हुए हैं? सामाजिक संस्कृति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किस में सही वर्णित है? सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत किसने दिए थे? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए थे। तो इसमें क्या पूछे? व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में नहीं है, ये गलत है। मित्रों और संबंधियों का स्नेह और स्वीकृति बनाए रखना नहीं, मित्रों और संबंधियों के स्नेह का नहीं। स्वयं के लिए कानून और नियम नहीं, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान हो। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये ना अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने ना जीन पियाजे के जो नैतिक मुद्दा का सिद्धांत होता है उससे प्रभावित होकर ना इन्होंने नैतिक न्याय को मतलब कि अध्ययन के क्षेत्र में चुना। ठीक है, और अपना विचार प्रकट किए। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखती है? मतलब पूछ रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बालकों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है? तो ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता नहीं, ये गलत है। कोरी पट्टी रिक्त स्लेट जैसे, ये भी गलत है। लघु वयस्क जिनकी सोचें समझने की वयस्क, ये सब निगेटिव वर्ड सब है। ऑप्शन नंबर 4, जिज्ञासु प्राणी अपने आसपास को खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। प्रगतिशील मतलब कुछ मतलब नए नए चीज़ों का निर्माण करना, खोजना, उसके बाद अपने विचार को प्रकट करना, ये सब मतलब कि प्रगतिशील शिक्षा में आता है। ठीक है, और जो प्रगतिशील शिक्षा है उसके अंतर्गत मतलब शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? बालकों को समग्र विकास करना। ठीक है, और जो प्रगतिशील शिक्षा जो होता है वह जटिल पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हावर्ड गार्नर के अनुसार सही है? हावर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि विकास के सिद्धांत दिए थे, तो उसमें पूछ रहे हैं कि मतलब बुद्धि प्रकार के लिए हावर्ड गार्नर के अनुसार सही है, मतलब कि इसमें से कौन कौन से मतलब विचार दिए हुए हैं? तो इसका एक में है चिकित्सक जीव विज्ञानी नहीं, जीव विज्ञानी का नहीं दिए हुए हैं, ये गलत है। कसरती रचनात्मक व्यक्ति से कसरती, ये भी गलत है। व्यवहारिक विश्लेषक और रचनात्मक विश्लेषक भी नहीं दिए हुए हैं। अंतर्वैयक्तिक, सही बात है, अंतर्वैयक्तिक दिए हुए हैं। और प्रकृतिवादी भी दिए हुए हैं, शारीरिक रूप से क्रियाशील भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, और हावर्ड गार्नर जो थे वो वर्ष 1983 में ना बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किए। ठीक है, जिसे मतलब गार्नर बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और उसमें कितने प्रकार के बुद्धि बताए हैं? बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? मतलब लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है?
तो संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती नहीं, बाधा डालने वाली तो बात कभी कहे ही नहीं लेवैगत की। संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, सही बात है, संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है, तो कभी कहे ही नहीं। संज्ञानात्मक विकास से स्वतंत्र नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शैक्षिक कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब एक शैक्षिक कक्षा में टीचर को निम्नलिखित में से कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्वलित करेगा। किसको पुनर्वलित करेगा? जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्वलित करेगा। एक समान लिंग के समूह बनाना तथा लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कर देना, सही बात है। महिलाओं को पुरुषों को सामाजिक चयन विभिन्न भूमिकाओं नहीं, गलत, पॉजिटिव हो जाएगी। जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्वलित पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद जेंडर एक सामाजिक निर्मित पर चर्चा करें, नहीं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव ही होगा ना। जेंडर समतुलता वाली भाषा का प्रयोग करना, ये भी गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और जो वो जेंडर रूढ़िवादिता जो है ना, ये अपेक्षाकृत स्थिर और अति व्यापक अभिवृत्ति व्यवहार को संदर्भित करता है। ठीक है, क्या करता है? संदर्भित करता है। और यह जो है ना, किसी व्यक्ति को विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर समान और उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है। पूछ रहा है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मतलब कौन सा उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है। भूमिका अदा करना, सही बात है। समूह में कार्य करना, ये भी दिया गया हुआ है। पोर्टफोलियो बनाना, ये भी दिया गया हुआ है। परियोजना, ये भी। तो इस चारों बात सही है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ABCD। ठीक है, शिक्षा नीति 2020 जो है, यह मतलब कि 2020 के तहत है ना, वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को जो है ना 100% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और यह जो शिक्षा नीति जो है, यह अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता, किसके अध्यक्षता? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, और यह जो शिक्षा नीति 2020 जो है ना, यह योग्यता आकलन के मतलब की बजाय योग्यता आकलन के बजाय नियमित और रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की है। ठीक है, और यह अपेक्षाकृत अधिक योग्यता पर आधारित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है कि विद्यार्थी द्वारा जो कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है उसके संदर्भ में कौन सा, मतलब उसके बारे में कौन सा कथन। संदर्भ का मतलब होता है के बारे में, संदर्भ का मतलब होता है के बारे में। ठीक है, ऑप्शन है, स्कूल को सारी कक्षा में केवल, जहाँ केवल ही बल वाला बात आ जाएगा वो ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव ही होगा ना। स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति है, ये बात सही, बिल्कुल सही बात है। स्कूल को सभी स्तर पर अंग्रेजी को निर्देशन की भाषा, सभी स्तर, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कभी। ठीक है, चाहे जुर्माना नहीं करना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क वाला। ठीक है, कथन क्या है? एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए, सही बात है। तर्क तो सही, कथन सही है। अब इसका तर्क देखेंगे, रीजन। विद्यालयों को एक संरचित एकरूप पाठ्यक्रम का अनुसरण करना चाहिए, और ये बात तो सही है। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता गौर नहीं करना चाहिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो सही था, बट यहाँ से ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, तर्क गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सही और आर गलत, तो इसका राइट आंसर 3rd सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
गुणज वैकल्य की पहचान क्या है? गुणज वैकल्य की पहचान क्या है? तो इसमें गुणज वैकल्य की पहचान पूछ रहा है। तो गणन कौशल, क्षमता, संख्या व गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। सही बात है, गुणज है तो ये गुणज जो होता है ये गणना ही करता है ना। अवधानति नहीं, ये गलत हो जाएगा। मौलिकता नहीं, मांसपेशियाँ, ये भी गलत हो जाएगा। गुणज वैकल्य में तो गणन कौशल का क्षमता और संख्या और गणित से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में कौन सम्मिलित है? इसमें पूछ रहा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शिक्षा मतलब जिसके लिए मतलब लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए मतलब कि एक समान हो, और मतलब कि मानसिक और शारीरिक रूप से जितने भी बाधित बालक एवं बालिकाएं जो है, लड़का एवं लड़का और लड़की, जितने भी लड़का लड़की बाधित, लड़का शारीरिक रूप से बाधित लड़का लड़की है, उस सभी को एक साथ बैठाकर एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, सही बात है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ये भी सही बात है। दृष्टिवादी विद्यार्थी, इसमें तो मतलब बाधित बच्चों के लिए तो है ही समावेशी शिक्षा। वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से जो हाशिए पर सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। A, B, C, D सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टिवादी है? मतलब पूछ रहा है एक शिक्षिका है जो विद्यार्थी को कैसा व्यवहार से मतलब वह जानेगा कि वह दृष्टिबाधित है। तो श्यामपट्ट को बहुत दूर से पढ़ने को चुनना नहीं, सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शों को पढ़ना नहीं, बारीक मुद्रक वाले काज पर तुरंत पूरा करना, ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ने में चुनौती महसूस करना, पढ़ते समय आंखें मिचकाना, तब वो समझें कि दृष्टि बाधित है। ये बात 4 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है मेधावी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो मेधावी जो अधिगम करता है वो उसको मतलब आवश्यकताओं को, मेधावी मतलब कमज़ोर, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या अध्यापक को करना चाहिए? तो कार्यों को समझने के लिए निश्चित निर्देशन और विस्तृत दिशा निर्देशक देना, नहीं गलत हो जाएगा। तो कमज़ोर बच्चा है ना। निर्धारित पाठ्यचर्या शक्ति से अनुसरण करना, ये भी गलत हो जाएगा। मानकीकृत, ये भी तो गलत ही हो जाएगा। माध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप देना। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? मतलब पूछ रहा है समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए? नैदानिक समीकरण का, नामीकरण का नहीं। बच्चों का प्रतिक्रिया अलग तो करना ही नहीं है। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कि कंपटीशन तो करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यथोचित समायोजन, ठीक है। और जो इस समावेशी शिक्षा में जो सभी व्यक्ति को जो है ना समानता अधिकार और मतलब पहचानने, और सभी जितने भी लड़के लड़कियों का जो विशिष्ट आवश्यकता है उसके साथ साथ शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति, सही बात है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगमकर्ताओं की आयु, सही बात है, ये भी आयु के अनुसार ही ना वो सीखता है, तो ये भी सही बात है। अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी, ये भी सही बात है। अधिगमकर्ताओं का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक तो एकदम पॉजिटिव भी होता है, तो अधिगम के लिए बहुत ही मतलब कि अहम रोल होता है। ठीक है, तो इसका ABCD चारों आंसर सही है, तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होना चाहिए? और एक अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होना चाहिए? तो बच्चों को समादित महसूस होना चाहिए, सही बात है। एक अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो है ना बच्चों को समादित महसूस होना चाहिए और बच्चों के अनुभव को समाहित करना चाहिए। और जो अर्थपूर्ण अधिगम मतलब होता है सीखना, उसके शिक्षा के लिए विशेष महत्व रखता है। ठीक है, अर्थपूर्ण जो अधिगम होता है वो शिक्षा के लिए बहुत ही विशेष महत्व
महत्व रखता है। और उसके लिए शिक्षकों में मतलब कि विशेष तरह के सीखने पर अधिक बल डाला जाता है। और उसमें मतलब कि अधिक बल डाला जाता है शिक्षक को विशेष तरह से सीखने में, और जिसके कारण वह नियम और सिद्धांत को समझकर सीखा जाता है। ठीक है, तो इसका देखेंगे, बच्चों को समाहित महसूस होना चाहिए, सही बात है। बच्चों का अनुभव समाहित करना चाहिए, ये भी सही बात है। बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। अनुमति, उसको जितना अवसर देंगे उतना वो सीखेगा, इसलिए अनुमति देना चाहिए। तो इसका ए बी सही है और सी गलत है। तो ए बी किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों, मतलब विद्यार्थी द्वारा जो सीखने के दौरान मतलब कि जो त्रुटि होता है, त्रुटि मतलब गलती, एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी, मतलब जब वो गलती करता है तो जो माध्यमिक विद्यालय के जो टीचर है वो मतलब कैसा प्रतिक्रिया देना चाहिए उनको? तो विद्यार्थी को गलती को तुरंत उसके गलती पर तुरंत संशोधित नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी सपाटी विद्यार्थी संशोधित तो करना ही नहीं है, उसको मतलब स्वयं की त्रुटि को पहचानने के लिए काम करने के अवसर देना है। ठीक है, तो 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उन पर काम करने की अवसर देना चाहिए, सही बात है। विद्यार्थियों को शर्मिंदा तो कभी नहीं करना चाहिए। जब उसको शर्मिंदा करेंगे तो वो अच्छा से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, मतलब एक विद्यार्थी है जो अपने को गणित में बहुत ही होशियार समझता है। ठीक है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है। वो मतलब गणित में अपने आप को होशियार मानती है। ठीक है, और जब परीक्षा में कम नंबर आता है तो वह मतलब अपने मेहनत न करने के लिए जिम्मेदार मानती है। तो इसका तर्क क्या दर्शाता है? उसका जो तर्क है वह क्या दर्शाता है? नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, सही बात है। नियंत्रण का आंतरिक केंद्र अधिगम असहायता, ये गलत हो जाएगा। नियंत्रण के बाह्य कारक, ये भी बाह्य नहीं, ये आंतरिक है, क्योंकि वो अपने अंदर ही सोचती है ना कि परिश्रम ना किए, मतलब मेहनत नहीं किए, इसीलिए कम नंबर आया। उसका अपनी योग्यता में अविश्वास, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? सही विकल्प चुनिए। क्या जो अध्यापन अधिगम होता है उस प्रक्रिया में क्या कोई डर का भूमिका होता है कि नहीं? नहीं, तो उसमें डर का कोई भूमिका नहीं होता है। क्या दिया हुआ है? हाँ, भय एक उम्दा अभिप्रेरक, नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि हाँ दे दिया है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं, सही बात है। हाँ, बच्चे केवल नहीं, यहाँ केवल वाला बात है, फिर गलत हो गया। नहीं, भय एक संवेग, इसलिए संज्ञान में संबंधित, फिर यहाँ नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन और तर्क वाला। ठीक है, तो कथन देखेंगे, अध्यापक को बच्चों में अधिसंज्ञान, अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता को विकसित करने पर बल और बढ़ावा देने से, सही बात है। बच्चे को अपने बारे में मतलब सोचने, चिंतन करने, तर्क करने के लिए मतलब अधिक बढ़ावा, बल देना चाहिए, सही बात है ये। इसका रीजन देखेंगे, रीजन है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है, ये भी सही बात है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली, मतलब ऐसा कौन सा विधि है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए बहुत ही मतलब प्रभावी है? रट कर, याद करने वाला, स्मरण करने वाला, ये सब निगेटिव होता है, निष्क्रिय है। जब निष्क्रिय रहेगा तो वो तो सीखेगा ही नहीं। संयोजन के माध्यम से समझना, मतलब बच्चा को संयोजन के माध्यम से जब वो कुछ समझेगा तभी वो सीखेगा, वो जितना समझेगा उतना सीखेगा। तो ये 3rd नंबर ऑप्शन सही है। ड्रिल और बार बार अभ्यास, ये तो निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए गलत। कभी वो बार बार अभ्यास और ड्रिल करके नहीं सीखेगा, जितना वो समझेगा उतना सीखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहजज्ञ सिद्धांत रच लेते हैं, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए?
मतलब कि एक विद्यार्थी है जो अक्सर प्राकृतिक घटना के बारे में मतलब सहज सिद्धांत लिख लेता है, मतलब रच लेता है, तो उसके लिए एक जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए? तो उसको करना चाहिए कि विद्यार्थियों ऐसा करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए। क्या निरुत्साहित करना चाहिए? नहीं, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसी अवधारणाओं की रचना करने के लिए दंडित तो करना ही नहीं, ये भी नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। विद्यार्थियों को ऐसी पूर्व अवधारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित, एकदम सही बात है, प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापन अधिगम शिक्षण शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए, एकदम सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चौथा, अनदेखा तो करना ही नहीं है, तो ये भी गलत, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रत्यात्मक समझ मतलब संप्रत्यात्मक का मतलब होता है रचनात्मक, मतलब तो संप्रयात्मक शिक्षण का ये या रचनात्मक का ही है, दोनों एक ही है। तो मतलब संप्रयात्मक शिक्षण जो है एक ऐसा रणनीति होता है जिसमें कि विद्यार्थी पूर्व ज्ञान मतलब आस्था और कौशल के प्रयोग, मतलब उसमें कौशल के प्रयोग किया जाता है। और जो संप्रयात्मक जो होता है के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर मतलब नई नई चीज़ की समझ विकसित करता है। ठीक है, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना चाहिए, सही बात है। गैर उदाहरण और बाद बचना चाहिए, नेगेटिव हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देशन की विधि, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम के लिए आकलन के बजाय अधिगम का आकलन के प्रावधान, ये भी गलत ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता गुण है? क्या पूछ रहा है? सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता गुण है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रश्नों का उत्तर देने के निश्चित चरण हैं, जैसे कि अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर उत्तर लिखना, ये तो निगेटिव बात है। किसी समस्या तक पहुंचने और उसका समाधान निकालने, फिर यहाँ केवल आ गया, इसमें नकल करना था इसलिए नेगेटिव था, और फिर यहाँ केवल आ गया, फिर ये कट गया। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे चुपचाप सुने और पुनरावृत्ति एवं प्रत्यास्मरण पर जोर दिया जाए। नहीं, पुनरावृत्ति मतलब दोहराना, कभी दोहराना है ही नहीं। फिर ऑप्शन नंबर 4 है, सामूहिक कार्य और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया है, बिल्कुल सही बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।